वेल, थैंक यू मिस्टर प्रभु। यहाँ आने का मेरा कारण सिर्फ इतना है, जैसे ही मैंने काम शुरू किया ये हाउसिंग के बारे में बम्बई में मैं बहुत पुराना आदमी हूँ। मुंबई में अब जैसे यहाँ कुछ लोग बैठे हैं शायद मेरे को जानते हैं, मैं यहाँ पर डीसीपी था, 9 साल डीसीपी था। तो लेकिन जैसे ही मैंने हाउसिंग के बारे में काम किया तो जो पहला आदमी हमारे पास आया वो मिस्टर प्रभु थे। तो मैंने कहा आज प्रभु साहब का जो अगर एक कोई भी सेमिनार है तो आज संडे भी है, लेकिन कुछ भी हो मैं समय निकाल के आऊँगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के बारे में जो मैंने यहाँ सुना, थोड़ी देर में बैठा था, इट्स अ ग्रेट मूवमेंट एंड आई टोटली सपोर्ट दिस मूवमेंट फ्रॉम आवर साइड। वट एवर वी कैन डू प्रभु साहब, वी विल सर्टनली बी विद यू। नाउ द रीज़न आई केम हेयर इज़ कि हम मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, कई लोगों ने पूछा मेट्रोलॉजी क्या होती है। एक्चुअली सच बताऊं तो जब मैंने ज्वाइन किया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट करीब अक्टूबर में, तो मैंने अपने जो पुलिस का ड्राइवर था, मैं ह्यूमन राइट्स में था, तो मैंने उसको कहा कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट लेके चलो, तो उसको भी नहीं पता था किधर है। तो आप लोग जो अगर अनभिज्ञ हैं तो ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे मैंने देखा और जो मेरा अनुभव है, एक्चुअली आप सोचें कि हर चीज़ में एक हमारे पुराने कंट्रोलर रहे हैं मिस्टर सिंगारवेल, जहाँ भी जाता हूँ तो मैं उनका नाम लेता हूँ। सिंगारवेल साहब ने स्टार्ट किया था 91 में। तो वो एक दिन आए थे, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि आप किसी भी एक्ट से बच सकते हैं, जैसे प्रोहिबिशन एक्ट है, गैम्बलिंग एक्ट है, तो आप जो अगर लिकर नहीं पिएंगे तो गैम्बलिंग एक्ट आपके ऊपर नहीं लगेगा। आप जो अगर ताश खेलेंगे नहीं तो गैम्बलिंग एक्ट नहीं लगेगा, प्रोहिबिशन नहीं लगेगा आपके ऊपर जो अगर आप लिकर नहीं पिएंगे। लेकिन ये मेट्रोलॉजी एक्ट ऐसा है कि आपके सोते से जागते तक रात तक कहीं ना कहीं आप मेट्रोलॉजी एक्ट में आते हैं। अब बहुत छोटे से मैं आपको डिफिनीशन दूंगा इसकी, जो हम लोगों का काम है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं रियल एस्टेट के बारे में। सो एक्चुअली ये मेट्रोलॉजी का जो एक्ट है, कोई भी चीज़ किसी भी तरह से जो अगर वेट और मेजर से ट्रांजैक्ट की जाती है, तो वेट से जैसे आपका कोई भी आप जनरल मर्चेंट के यहाँ कोई भी सामान लेने जाते हैं तो वेट से देता है। मेजर से जो अगर कोई सामान दिया जाता है, जैसे आपके कपड़ा आप लेते हैं तो मेजर से देता है वो। पेट्रोल लेते हैं तो मेजर से दिया जाता है, पेट्रोल इसमें कवर्ड है। सीएनजी लेते हैं तो वेट से कवर्ड है। तो एक छोटे से वेजिटेबल पेडलर से लेकर एक 5 स्टार होटल तक और एक छोटे सी दुकान से लेकर बड़े से बड़े मॉल तक लीगल मेट्रोलॉजी हर जगह है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। और जब मैंने इसको देखा और मैं लोगों से मैंने चर्चा की, और जब मैंने रियल एस्टेट की बात करना शुरू किया, तो हमारे बड़े बड़े अचंभित तरीके से लोगों ने बात की कि साहब ये जो एक्ट है ये गुड्स का एक्ट है। मतलब गुड्स मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। तो अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने न्यू बॉम्बे में जब एक बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ अपने लोगों को भेजा तो भाईजान हमारे ऑफिस आए, हमने उनको नापने के लिए भेजा था। अल्टीमेटली उनकी बिल्डिंग में हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सके। उसका कारण ये नहीं है कि हम कमज़ोर पड़े, लेकिन हमारा जो कंप्लेनेंट था वो थोड़ा कमज़ोर था। लेकिन उनका जो उनके शब्द है मुझे अभी तक भी समझ में आते हैं। तो वो हमारे कमरे में आए और उन्होंने कहा साहब ये क्या आप काम कर रहे हैं, हम लोग बिल्डर हैं, ये आपका एक्ट ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी का आलू टमाटर का एक्ट है, आप कहाँ हमारे बिल्डिंग में कहाँ से घुसे। तो मैंने कहा साहब ज़रा आराम से बात करिए, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़ा लिखा यहाँ सामने बैठा हूँ। लेकिन वो जनाब पूरे तैश में, और इस वक्त सरकार की गर्मी भी उनके साथ। तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये सब गलत है, ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। खैर एनीवे, वो बहुत खुशकिस्मत थे कि वो जो कंप्लेनेंट था उसकी कंप्लेंट ही बराबर नहीं थी। तो लोगों का कहना यही है कि अरे ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में कोई पावर नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या पावर्स है। और ये जो है आलू टमाटर एक्ट है, इसमें कोई रियल एस्टेट आता नहीं है। और फिर हमारे अभी हम बीएमसी के लोग नहीं हैं यहाँ पर, वो कहते हैं क्या सब बात कर रहे हैं, या तो बीएमसी का रूल लगता है। सर ये बीएमसी आर्किटेक्ट, हाँ, यहाँ डीसीआर है, यहाँ पर
यहाँ हमारा थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अलग रूल है, पूना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अलग रूल है, आपका कौन सा कायदा लगता है इसके ऊपर? ठीक है, हो गए। और फिर 2009 का कायदा है, आज तक टेस्ट नहीं हुआ। कैसी बात कर रहे हैं आप पांडे जी? आपको कुछ समझा नहीं है, अभी आप नए नए आए हैं और शायद उन लोग नया नया आपने शायद ये डिपार्टमेंट देखा है। मैंने कहा ठीक है साहब, सब कुछ सही है, आप जैसा कहें। देखिए ना, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये एक्ट बहुत बहुत वाइड है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहले तो सबसे सिंपल बात है कि कोई भी एक्ट जो अगर रियल इस्टेट है तो स्क्वायर फुट में बेच नहीं सकता, एडवर्टाइज नहीं कर सकता, एग्रीमेंट नहीं कर सकता। स्क्वायर मीटर हिंदुस्तान ने एक्सेप्टेड यूनिट मानी है। जो भी आदमी, आर्किटेक्ट भी या लैंड सर्वेयर या बीएमसी का अप्रूवर, जो अगर आपको स्क्वायर फुट में, और रजिस्ट्रार, ये चार बहुत बड़ी बड़ी कड़ी हैं। एक है लैंड सर्वेयर, उसके बाद आता है टाउन प्लानर, उसके बाद आता है रजिस्ट्रार, और उसके पहले डेवलपर और आर्किटेक्ट। ये सब के सब जब स्क्वायर फुट में नाप के देते हैं तो समझिए गलत कर रहे हैं, और उसका टोटल एंड कम्प्लीटली इट्स अगेंस्ट लॉ एंड देयर इज ए पनिशेबल, इट्स ए पनिशेबल क्राइम, दे कैन नॉट डू इट। एंड हमने जो किया है, करीब 200 बिल्डर के खिलाफ जो हम लोगों ने नोटिस भेजी हैं, उनमें हर बीएमसी और हर रजिस्ट्रार और हर टाउन प्लानर या सर्वेयर, उन सबको नोटिस गई है। वो लोग सोचते हैं नोटिस का अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन उसकी जैसे जैसे मुद्दत ख़त्म होगी उनको पता चलेगा क्या हो रहा है। सो एवरीबडी इज इन्वॉल्व। जो भी स्क्वायर फुट की बात करता है, एडवर्टाइजमेंट तक भी नहीं निकाल सकते आप। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। जो लोग कहते हैं कि साहब ये आलू टमाटर एक्ट है, डीसीआर हमारा, पीसीआर हमारा, पूना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रूल है, कहाँ की बातें कर रहे हैं? हम इतने ज़माने से बीएमसी चला रहे हैं। आज बीएमसी के इंजीनियर्स को बुला के हम लोगों ने रूल्स बनवाए हैं, वो हमारे ऑडियंस में हैं। बीएमसी, थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पूना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारे लोग हमारे साथ बैठ के उन्होंने रूल्स बनाए। सेक्शन 3 जो इस एक्ट का है, वो कहता है कि हिंदुस्तान में कोई भी एक्ट हो, कोई भी रूल हो, जो अगर वेट एंड मेजर का संबंध आता है तो दिस एक्ट इज सुप्रीम। तो ये सब कहानी सब गलत, मतलब कुछ आलू टमाटर कैसा भी आप कहो, लेकिन वी हैव पावर्स हियर एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। और आज की तारीख में बाय गॉड्स ग्रेस, बाय द फोर्स ऑफ लॉ, एवरीबडी इज एग्रीइंग कि हाँ साहब ये सही है, हमने गलत पढ़ा था। तो ये सेक्शन 3 की पावर जो हमारे एक्ट में है, इट ओवरराइड्स एवरीबॉडी। सो देयर इज नो क्वेश्चन, आई डोंट हैव टू लुक इनटू व्हाट डीसीआर सेज, आई डोंट हैव टू लुक इनटू व्हाट पूना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सेज। वो कहे बालकनी, वो कहे फ्लावर बेड, इससे हम कुछ लेना देना नहीं। वी आर सेइंग दैट एज फार एज दिस लॉ इज कंसर्न्ड, द मेजरमेंट हैज़ टू बी डिफाइंड बाय द कंट्रोलर, इट हैज़ टू बी मेजर्ड बाय द कंट्रोलर एंड एडजुडिकेटेड बाय द कंट्रोलर। इतनी ज़्यादा पावर है इसमें। और ये कोई ऐसा पोजीशन नहीं है कि जहाँ पर हमको किसी पेरेंट डिपार्टमेंट को देखना पड़े। दिस समथिंग हैज़ ऑल द पावर्स विद द कंट्रोलर, और इसमें कोई और डिफिनीशन है नहीं। सो इसलिए दिस इज ऑब्वियसली द कोर्ट्स आर देयर एंड ऑब्वियसली देयर इज अ अपील प्रोसेस, बट ऑल द पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स आर विद द कंट्रोलर। सो सेक्शन 3 मैंने उनको भी समझाने की कोशिश की थी, जो शख्स हमारे आए थे वो बाद में समझ गए। और तो दूसरा सेक्शन जो हम बताना चाहेंगे कि इन केस आपने किसी भी ट्रांजैक्शन को, जो अगर आप स्क्वायर मीटर में करते हैं तो दैट इज़ नॉट अलाउड, एंड सॉरी स्क्वायर फुट में करते हैं तो इट इज़ नॉट अलाउड। स्क्वायर फुट में आप बेच नहीं सकते, स्क्वायर फुट में आप डीड साइन नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें आप लोग जब कभी भी करते हैं, जब कभी भी आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड से। और देखिए इसमें इतना वाइड है, कोर्ट भी नहीं कर सकता। ही कैनॉट कोर्ट, ही कैनॉट एग्जिबिट, ही कैनॉट पब्लिश, कैनॉट इंडिकेट एंड एक्सप्रेस इन एनी ट्रांजैक्शन। मतलब आज पेपर के ऐड भी वो निकाल नहीं सकते, बिल बोर्ड में भी। इसीलिए देखिए डर के मारे वो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, 3 BHK लिखते हैं, आगे एरिया नहीं लिखते। लेकिन कई बार आप लोगों से पर्सनल ईमेल में एरिया का मेंशन होता है, दैट इज़ रॉन्ग। हमने आप लोगों को कंप्लेंट करनी चाहिए, आप लोगों को हमारे पास आके बताना चाहिए कि दे कैनॉट डू दिस एंड दिस इज़ नॉट अलाउड। एंड ऐसा ही नहीं है कि एंड दिस इज़ पनिशेबल एज पर सेक्शन 29। ये भी उन्होंने कहा है क्या साहब, 5,000 रुपये आपका, इसमें कितना है करीब सेकेंड, और 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन है।
क्या फ़र्क पड़ता है, हम बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, हम फ़ाइन दे के निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एक्ट में ऐसा है कि जो अगर आपने पहला काम किया तो आपको 10,000 रुपये का फ़ाइन है, लेकिन आपने सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया तो उसमें जेल है और उसके बाद फ़ाइन भी है, या दोनों है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा बिल्डर होगा जिसने सिर्फ एक फ्लैट बनाया होगा, एक बिल्डिंग में ही 50 फ्लैट है, तो मेरे हिसाब से 50 साल जेल का तो प्रोविज़न है इसमें। तो इसको हम अप्लाई ऐसे कर रहे हैं। और हम मुलुंड की एक सोसाइटी में हमने अप्लाई किया है, अभी तक वो जेल नहीं गए हैं, लेकिन 4 केसेस हमने दाखिल किए, एक एक करके वो जेल जाएंगे, तीनों एटलीस्ट 3 केसेस में, क्योंकि उन्होंने कम फ्लैट का एरिया बेचा था। तो ये बहुत ही पोटेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही फोर्सफुल एक्ट है। आज तक क्यों नहीं अप्लाई किया गया इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन वी हैव स्टार्टेड अप्लाइंग, हम सब जगह अप्लाई कर रहे हैं एंड आई थिंक कोर्ट्स में भी वी विल गेट। और इस सेक्शन 11 के ऊपर नागपुर में एक्चुअली एक बिल्डर को कई साल पहले एक 15,000 रुपीज़ का फ़ाइन भी हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि हम नया एक्ट बता रहे हैं, नई चीज़ें कर रहे हैं और नया ड्रीमिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद एक सेक्शन 24 है, ये इतना गवर्नमेंट ने ना सोच के किया है कि आप जो अगर कहीं भी कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, जो कोई वेट है या कोई मेजर है, वेट मतलब किलो, मेजर मतलब आपका जो स्केल है, वो सब चीज़ वेरीफाई होनी चाहिए। और वो वेरिफिकेशन जो है हम लोग अपने लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से करते हैं। ये सालों साल हमारा कार्यक्रम है। बिल्डर लोग हमारे पास आए, अब बिल्डर इसमें कैसे फंसते हैं कि जो भी उनके पास टेप है, वो टेप जो है उन्होंने हमसे वेरीफाई नहीं कराया, और जो अगर वेरीफाई नहीं कराया तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एन, मतलब वो गलत है। उस मेजरमेंट से, उस पर्टिकुलर टेप से वो बेच नहीं सकते। अब आपको मैं फिर नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे कुछ बिल्डर आए हमारे पास, आपको क्या समझेगा था, हम तो लेज़र से नापते। हमने कहा था अब लेज़र से नापो चाहे जैसे भी नापो, लेकिन उसका मॉडल अप्रूवल होना ज़रूरी है और आपको हमसे सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके खिलाफ मैं गुनाह दाखिल करूँगा। आज बॉम्बे में 147 बिल्डर्स को इसी सेक्शन की नोटिस गई है, और वो सब अभी नोटिस लेके आराम से हैं। उनको लगता है क्या है, 5,000 रुपये लगता है, 5,000 रुपये हम देंगे छूट जाएंगे, लेकिन वो छूटने की बात नहीं है। इसका जो सब्सिक्वेंट सेक्शंस हैं, जो उसका पनिशमेंट है, वो सब सब्सिक्वेंट ऑफेंस में टोटल एंड कंप्लीट जेल है, मतलब छूटने का कोई तरीका नहीं। अब वो लोग तैयार हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम कैंप लगा के अपने मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी बिल्डर से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप उससे ये पूछिए कि आपका जो मेजर है ये आपने सर्टिफाई कराया है। आपने जो लीगल मेट्रोलॉजी से सर्टिफाई नहीं कराया तो आपको उस घर को बेचने का कोई अख्तियार है ही नहीं। तो ये सीधा सा कम्युनिकेशन है, और ये एकदम लीगल है कि जो भी मेजर जिससे आपने मेजर किया, कम से कम आपने इतना पैसा लिया, लाखों में आप पैसा दे रहे हैं, कम से कम ये छोटा सा बात पूछना तो आपका अधिकार है कि भाई ये जो आपने बेचा, ये इसमें जो मेजर आपने यूज़ किया वो किसी से सर्टिफाई कराया है क्या। और आज यहाँ एजेंसी है जो ये सर्टिफाई करती है, और जो उसने नहीं सर्टिफाई कराया, पहले तो स्क्वायर फीट में बेचा और दूसरा वो मेजर सर्टिफाई नहीं कराया, तो ये दोनों चीज़ें उसके खिलाफ ऑफेंस है, और ये चीज़ें आपको इंसिस्ट करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये सेक्शन जो है आपके फेवर में है, और इसका अब यूज़ हो रहा है, और बहुत जल्दी ही आपको इसका पेपर में या इधर उधर पता चलेगा कि कई बिल्डर्स जो हैं वो, उनका भी फिर यही कहना है कि ये छोटा मोटा है क्या, ऐसा 5-10 हज़ार रुपये डजंट मैटर, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑफेंस मैटर्स। एक के बाद जो दूसरा केस हुआ, और कोई भी एक फ्लैट बना के तो एक बिल्डर तो रहेगा नहीं, एक बिल्डिंग में 100 फ्लैट बनते हैं, तो ये 100 के 100 फ्लैट के ऊपर उनके ऊपर ये कार्रवाई है, और सबको हमने इसकी नोटिस दी हैं बॉम्बे में। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि जब हम लोग आए इस डिपार्टमेंट में, जब मैं आया तो यही आलू टमाटर एक्ट है, कहने लगे कि साहब ये जो है ये आर्टिकल्स के ऊपर है, छोटा मोटा हम लोग गुड्स जो बेचते हैं उसके ऊपर। हमारे अपने इंटरनल डिपार्टमेंट के लोग ये कह रहे थे कि नहीं साहब, ये तो हम लोग जैसे बाज़ार में जनरल मर्चेंट क्या कोई दुकान में सीमेंट बेची जा रही है, फर्टिलाइज़र बेचा जा रहा है, पैकेज कमोडिटी है, उनके ऊपर लगता है। लेकिन जिन्होंने बनाया एक्ट बहुत सोच समझ के बनाया, उन्होंने कहा एनी आर्टिकल और थिंग। अब थिंग का मतलब क्या होता है कि थिंग जो डिफाइन की गई है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है। थिंग जो अगर आप देखें तो थिंग इज़ अ वेरी वाइड डिस्क्रिप्शन, इट इंक्लूड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड दिस इज़ व्हाट वी टोल्ड द जेंटलमैन फ्रॉम द हु केम
आई सेड बॉस आपने कम पढ़ा है, ये देखिए आप। तो उसके बाद से अब सब शांत हैं। अभी थिंग जो है, और एक्चुअली एक्ट इज सो वाइड दैट इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स, यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन इसमें सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो अभी तक कोई सर्विस वाला कॉन्ट्रैक्ट का आदमी मेरे पास नहीं आया है। सर्विसेज में तो इतना वाइड है कि जो अगर कोई आदमी कहे कि मैं आपको एक कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा हूँ और आपके पास एग्रीमेंट हो और आपका सेटिस्फैक्शन ना हो उस कंसल्टेंसी सर्विस से, तो आप स्टिल यू कैन कम टू वेट्स एंड मेजर एंड से कि भाई हमने ये सर्विस ली थी इससे, एंड he had said that he will provide me service for 10 days or 20 days, and he did not provide me services for 20 days. That will be covered under our section. So it's such a wide act. So this is what I'm saying. Common law considers this as a immovable property, and today we are testing it in the courts. Now the punishment here, जो हमने section 24 की बात की थी, उसमें this is the kind of punishment that he has. Now again, some people said कि ये क्या एक्ट है, आपने 2009 का एक्ट है, ये तो कभी टेस्ट नहीं हुआ. Actually, this act is way back of in the British government. It was made in 1932. 1932 में बना, 1976 में इसको रिव्यू किया गया और उसके बाद 86 में इसके रूल्स बने और आज 2009 में इसको फिर से अमेंड किया गया. तो ये इसकी बैकग्राउंड है. ये ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से संजय पांडे जी ने अपना नया कायदा बना लिया और उसके कायदे के हिसाब से सारे बिल्डर्स को परेशान करने का, वैसा नहीं है. सो दिस इज नॉट व्हाट इट इज. इसके बाद काफ़ी आर्गुमेंट हुए, काफ़ी बिल्डर्स हमारे पास आए और बाद में गवर्नमेंट से भी हमको इंस्ट्रक्शंस मिले. उनका ये कहना था कि भाई ठीक है, आपने अब कहा कि सेक्शन 30 में आप लोग सारे लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं, तो ठीक है, हमारा मानना है, लेकिन आपके पास इसके रूल्स नहीं हैं, क्योंकि इससे सारे रूल्स का कन्फ्यूजन यहाँ सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुआ है. कोई कहता है आज की तारीख से जो है फ्लावर बेड नहीं है, कोई कहता है आज की तारीख से बालकनी इंक्लूडेड नहीं है. तो ऐसा कॉम्प्लिकेट करके रखा है कि साहब हम लोग, आप और हम कारपेट एरिया का मूल्यांकन कर ही नहीं सकते. तो हमने इसका बहुत सिंपल तरीका किया. मैंने जितने भी बीएमसी के लोगों को बुलाया, थाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों को बुलाया, नवी मुंबई वालों को बुलाया और पूना मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बाद मैंने VJTI के प्रोफेसर्स को बुलाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के मिस्टर आनंद पालिये साहब को बुलाया, VJTI से सुषमा सेठ उनकी प्रोफेसर हैं सिविल इंजीनियरिंग की, उनको बुलाया, और उसके बाद JJ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल मिस्टर राजीव मिश्रा, हमने उनके साथ एक कमेटी बनाई और हम लोगों ने अपने रूल्स बनाए. और हम लोगों का यही रूल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये रूल्स इतने सिंपल होने चाहिए कि जैसे अभी मैडम पूछ रही थी कि कैसे कारपेट एरिया मेजर करें. कारपेट अभी आप यहाँ पर डिफिनीशन होंगी, FSI क्या है, फंजिबल क्या है, सब मेरे हिसाब से तो इतना सिंपल होना चाहिए किसी लेमैन को समझ में आए. और मेरा यही उद्देश्य था कि हमारे यहाँ के ऑफिसर्स को जो अगर मैंने कन्फ्यूजन किया तो वो भगवान जाने क्या नाप के चले आएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को आप बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स लगे हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब लोग इसको मेजरमेंट को ही लेके तो आज सारा खेल है. और आप सोचिए कि मेजरमेंट ना हो तो प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है और उसी से फ़ायदा है. तो हमने बहुत सिंपल बनाया और आपके सामने यहाँ आर्किटेक्ट्स भी हैं, you can argue about this. We have said that carpet area means from a plastered wall to a plastered wall. ये दुनिया भर का टाइलिंग टॉलरेंस बहुत बड़े बिल्डर्स ने हम लोगों को बहुत बड़ा आक्षेप उठाया. आपको क्या समझता है साहब, टाइलिंग होता है, नीशेस होते हैं, कॉलम होता है, तो सब हमारे बहुत आर्ग्यूमेंट हुए. हमने कहा साहब देखिए, मैं गलती से इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझको भी आपका ये सब टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आती कि आप कहाँ से कॉलम हटाएंगे, कहाँ से नीशेस हटाएंगे, किधर वो स्कर्टिंग है. करीब ऑलमोस्ट इन टीयर्स सम ऑफ द वेरी बिग बिल्डर्स हियर ही सेड साहब ये कैसे. और अभी भी उनका चालू ही है कहानी. हमने MCHI को बुलाया, हमने क्रीडा को बुलाया, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कमिटी. एंड आज की तारीख में ये जो डेफिनेशन है, दे हैव ऑल एग्रीड कि हाँ ये सही है कि अभी प्लास्टर्ड वॉल टू प्लास्टर्ड वॉल. आपको समझ में रहा है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है? कहने लगे नहीं साहब, ब्रिक का थिकनेस भी लेना चाहिए. तो मैंने कहा दीवार तोड़ के देखेगा क्या? हाउ विल यू फाइंड आउट ब्रिक का थिकनेस? नहीं साहब, तो अच्छा ठीक है जैसा आप कहते हैं, तो प्लास्टर बोर्ड. फिर आया बात टॉयलेट्स का कि टॉयलेट को कैसे किया जाए, तो उसमें बहुत हमारा डिस्कशन हुआ.
वो कहते साहब डैडो लगता है, तो डैडो के ऊपर ये है और फिर उसके ऊपर ये है। तो हमने कहा भी ठीक है, डैडो के बाद जो टाइल है, तो टाइल नहीं साहब मार्बल भी है। हमने कहा ठीक है मार्बल भी सही। तो मार्बल टू मार्बल, टाइल टू टाइल, आफ्टर द डैडो इज़ द कारपेट एरिया। तो ये चीज़ आज की तारीख में साहब ड्राफ्ट रूल्स में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा रूल जो है एक्चुअली कंकरेंट लिस्ट में है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कायदा बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन कोई भी रूल बनेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है। तो हमने ये रूल जो है बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है, और जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट को भी भेज दिया है। 23 तारीख तक कंसल्टेशन का पीरियड रखा है। कई लोगों ने बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, मिस्टर ब्रह्मी लुंड है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ हमको चीज़ें लिख के भेजी हैं। वी आर इनकॉर्पोरेटिंग दैट, लेकिन हमारा मेजर एरिया है कारपेट, इसमें कोई चेंज डिपार्टमेंट बाय मिस्टेक करके सब लोगों के एग्रीमेंट से बनाया गया। सो इट इज़ अ सिंपलेस्ट थिंग। अब उसके बाद कोई भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कोई भी अपना माड़ा जो भी अपना करना चाहे उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करे, लेकिन सेक्शन 3 कहता है कि आप कुछ भी बनाएं, हमारा जो कायदा है आपसे ऊपर है, तो आप कितना भी कन्फ्यूजन करें, दिस इज़ गोइंग टू बी एज सिंपल एज व्हाट इट इज़ हेयर। इसके अलावा अब आप लोग जाते हैं, अभी कोई पूछ रहा था कि आप लोग कैसे काम करेंगे। अब हर जगह जाके हम नाप नहीं सकते। जब हमने पहले ये पेपर में आया कि मिस्टर पांडे जी नापने वाले हैं और ये सब जगह जाके मेजरमेंट करेंगे, तो बिल्डर कम्युनिटी में बहुत खलबली मची। तो हमने भी कहा कि देखिए साहब, ऐसा है, हम हर जगह मेजरमेंट करने नहीं जाएंगे, ये हमारा काम भी नहीं है। लेकिन जहाँ कोई कंप्लेंट करेगा कि साहब हमको ये मेजरमेंट बराबर नहीं मिला, तो ऐसी जगह आप हमको रोक नहीं पाएंगे, और हम करेंगे, और हमने किया भी। तो हमने कहा कि भाई 25 रुपये पर मीटर के हिसाब से हम चार्ज करेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव प्रपोज्ड। तो उसमें गरीब आदमी भी चाहेगा, तो 25 स्क्वायर मीटर का मतलब ये होता है कि 1 स्क्वायर मीटर करीब आप समझिए 9 स्क्वायर फुट के हिसाब से, 10 स्क्वायर फुट के हिसाब से होता है। तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, इवन हाँ, सो उतना 10.76 होता है। तो इट इज़ नॉट अ बिग मनी। जो अगर किसी का 500 स्क्वायर फुट का मकान है, तो इट इज़ ओनली 250 रुपीज़, इट इज़ नॉट मोर देन दैट, और मे बी 500 रुपीज़। सो वी हैव मेड इट अफोर्डेबल फॉर एवरीबडी टू कम, एंड आई होप दिस पासेस। और इसमें आप लोगों के बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। कि पहली बार अब मैं तो रमेश प्रभु जी को भी शायद इसकी कॉपी भेजी है, आप लोग इसको आगे बढ़ाएं, नहीं तो ये कारपेट का एरिया कहीं ऊपर जो है झगड़ा चलता रहेगा कि कौन सा कारपेट और किधर कैसे माना जाए। इसमें कई चीज़ें हैं। फिर इसमें एक डेवलपमेंट प्लान की भी बात है, जो अप्रूव्ड प्लान है। इस अप्रूव्ड प्लान के ऊपर भी बहुत झगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कौन सा प्लान माना जाएगा, जो हमारे पास है, जो BMC ने अप्रूव किया, एंड सीनियर मोस्ट, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, द बेस्ट इन द बेस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट्स एंड द बेस्ट ऑफ द बिल्डर्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कंप्लेन। तो हमने कहा ठीक है, अप्रूव प्लान है, अप्रूव प्लान इज व्हाट द BMC अप्रूव्स और व्हाट द टाउन प्लानर अप्रूव्स, दैट इज़ द प्लान, और उस प्लान के ऊपर से हम मेजर करेंगे। तो ये हमारा इसमें एक कहानी है। तो हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट डू वी वांट? वी वांट दैट जितने भी बिल्डर्स हैं, जो भी यहाँ बैठे हैं, या आर्किटेक्ट्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो अगर हमसे वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, तो एवरी डे दे आर कमिटिंग अ क्राइम। और आज की तारीख से लेके कभी भी, ये एक्ट तो हमेशा से लागू है, ये एक्ट तो 1932 से लागू है। तो इससे आप लोग बिना वेरीफाई किए हुए जो अगर कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं, और वैसा आपको नहीं करना चाहिए। हमने क्यों एक्शन नहीं लिया? हमने इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि अभी तक शायद हम लोगों के यहाँ भी इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब हमने एक्शन शुरू किया, और अभी तक उनको समझा नहीं है, लेकिन वेरी सून इट बी हिटिंग द हेडलाइंस, बिकॉज वी हैव लाइक करीब 250 बिल्डर्स ऑल ओवर महाराष्ट्र, वी हैव सेंट नोटिस, और उनको नोटिस का टाइम दिया गया है कि आप बताइए। जो अगर वो हमको कंप्लाई नहीं करते, तो पहले ऑफेंस में 10,000 और दूसरे ऑफेंस में जेल, इसके अलावा दूसरा काम नहीं है। तो ये चीज़ होने वाली है। और जो भी है बॉस, आप लोग अपना आर्किटेक्ट्स, जो डेवलपर, जो सर्वेयर्स को जो प्लान सबमिट करते हैं, जो टाउन प्लानर्स को प्लान सबमिट करते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर फुट, स्क्वायर मीटर्स में ही आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने रजिस्ट्रार्स को भी बताई। रजिस्ट्रार का क्या कहना है कि साहब हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है, हमारे पास जो भी पेपर लेके आता है हम उसको रजिस्टर करते हैं। हमने कहा आप पेपर को रजिस्टर तो कर रहे हैं, लेकिन पेपर इलीगल है तो रजिस्टर करेंगे? आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने ये कहा कि
हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना था कि हमको लीगैलिटी और इलीगैलिटी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की तारीख में जो कोई मंत्रालय को भी रजिस्टर कराने चले जाए तो शायद वो कह रहे थे कि हम रजिस्टर करेंगे। मैंने कहा था ऐसा इस तरीके का कायदा आपने बहुत ही बनाया है, तो हमने उनको भी डायरेक्शंस दिए हैं कि आप बिना तहकीकात के ऐसा मत करें, और इसीलिए उनको भी नोटिस गए हैं कि वाई शुड वी नॉट चार्ज यू अंडर द सेक्शंस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। तो जस्ट टू टेल यू दैट पहले तो आप इंस्ट्रूमेंट आपका सर्टिफाई होना चाहिए, दूसरा आपको जो एडवर्टाइज़ किया है, जो ट्रांजैक्शन किया है, वो आपका स्क्वायर मीटर में होना चाहिए। एंड जो अगर कोई भी चीज़ कम है तो आप लोगों का पूरा अधिकार है हम लोगों को बताने का। तो ये हम लोगों ने जो काम किया है पिछले करीब 2 महीने में, 200 प्लस बिल्डर्स हैं। ये मुलुंड के करीब 4 फ्लैट्स हम लोगों ने सील किए थे। उनमें से हमारी आज मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से शायद बिल्डर साहब को अभी तक वो कंपाउंड नहीं हुआ है। हमारे 2 तरीके होते हैं, तो हम कंपाउंड करते हैं। कंपाउंड का मतलब इफ़ यू पे सम सेटलमेंट मनी टू द गवर्नमेंट, हम आपका ऑफेंस बंद कर देते हैं। इस केसेस में, बिल्डर्स के केसेस में, वी आर नॉट कंपाउंडिंग, वी आर सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू कंपाउंड। आप कोर्ट में जाके जो भी कर उनसे सहूलियत मिलती है आप लीजिए। और मैं और भी आपको पावर बताता हूँ, मैं यहाँ कंट्रोलर रहूँ कि कोई और रहे, ऐसा है जो अगर कोई सील प्रॉपर्टी है और जो अगर कोर्ट ने उसमें कन्विक्शन किया कि भाई हमने आपको कन्विक्ट क्या करेगा, 10,000 रुपये का फाइन देगा। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में जो अगर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा तो उसका पूरे पावर्स कंट्रोलर के पास हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अभी कॉटन और शुगर केन की बहुत बड़ी चोरी होती है महाराष्ट्र में, और अभी भी चालू है, जो सब वेट एंड मेजर से ही होती है। तो एक अग्रवाल जिनिंग मिल्स है कॉटन का यवतमाल में, उनका काटा था, हम लोगों ने सील किया। हम लोगों ने एडवाइस किया तो उन्होंने जाके कोर्ट में एडमिट कर लिया कि हाँ साहब हमारी गलती हो गई, तो उन्हें 30,000 रुपये का फाइन हो गया और काटा सील्ड है। तो अब क्योंकि कोर्ट ने उनको पावर्स नहीं दी डिस्पोजल की, तो डिस्पोजल पावर इज विद मी, तो आई हैव सेड ऑक्शन द काटा। नाउ दे आर लाइक जंपिंग, हमने 30,000 भी दिया, ऑक्शन भी हो गया, सो वी आर नो वेयर। सो दैट इज अ पावर, वी कैन ऑक्शन द फ्लैट, एंड इफ आई गेट ए चांस, इफ दैट हैपन्स, उतरे दिन मैं हूँ, तो आप देखिएगा ये भी होगा, क्योंकि इनको करते नहीं आएगा, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। ये रीडेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट रीडेवलपमेंट की हमारे पास है, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट ये सारे की हमारे पास है। वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। नहीं, सभी इसमें इन्वॉल्व हैं साहब। देखिए ऐसा है, हमारे लोग भी इसमें आगे चल के, अभी तक उनको समझा नहीं था, आगे चल के वो भी उसमें होंगे, लेकिन आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये सब के सब एक साथ ही हैं। मेरा कहना है कि द सिटीजन शुड बी एम्पावर्ड, सिटीजन शुड टेक दिस फॉरवर्ड। गवर्नमेंट के ऊपर आप अपेक्षा जरूर करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से पूछते क्यों नहीं? आप पूछिए ना किस तरीके से हो रहा है। इस एक्ट के अंदर सारी पावर है, आपको दूध खरीदने से लेकर मकान खरीदने तक का मेजरमेंट इसमें है, तो क्यों नहीं आज सरकार इसमें कार्रवाई कर रही? मैं तो एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर आपको कहता हूँ कि आप जब तक हमारे पास नहीं आएंगे तब तक हम सशक्त नहीं हो सकते। मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ मैं बॉम्बे में था, बॉम्बे में कई डीसीपी आए और डीसीपी गए, मेरा क्या वैल्यू था? मैंने कोई आईपीसी के अलावा कोई सेक्शन नहीं लगाया, लेकिन सेक्शन कैसे लगाए? वो सेक्शन हमारे आके पब्लिक ने हमको बताए, पब्लिक से हमारी बातचीत हुई, और पब्लिक के कहने से आई वाज फोर्स्ड कि नहीं बॉस आपको करना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में मेरे खिलाफ लोगों ने केसेस किए, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कुड टेक एक्शन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड। आप लोग, ये ब्रिटिश ज़माने का एक्ट जरूर है, लेकिन आप लोग सब इंडिपेंडेंट सिटीजन्स हैं, एंड आपको इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर आप ही हमारे पास नहीं आएंगे, कई लोग हैं डरते हुए आते हैं कि साहब वो देखिए ऐसा है, बहुत बड़ा बिल्डर है, अब हम क्या करेंगे, कंप्लेंट तो है लेकिन दे क्या? अब दे क्या, जो अगर आपको ही डर लग गया तो मैं कहाँ से, मेरे पास किधर से ताकत आएगी? सो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी जो हमारे पास अभी भी कंप्लेंट, मुझे भी अभी इस चीज़ का काफ़ी दुख है, एंड द रीज़न आई केम हियर प्रभु साहब इज़ ऑल्सो टू कन्वे दिस टू पीपल कि अभी भी मुझे लगता है कि मुंबई में हज़ारों सैकड़ों कंप्लेंट होनी चाहिए, अभी भी हमारे पास गिनी चुनी कंप्लेंट्स हैं। ऐसा क्यों? तो वही 10 फुट का घोटाला, पहला 10,000 रुपये फाइन है, दूसरे में जेल है। तो आप लोग अगर जागरूक होंगे तो हमारे पास कंप्लेंट आएगी, वी विल रजिस्टर।
नहीं, हमारे में कोई सुपर बिल्टअप नहीं है, सुपर बिल्टअप कंसेप्ट कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि सर कारपेट एरिया इज कारपेट एरिया, और कारपेट एरिया एज पर माई एक्ट इज डिफाइंड लाइक दिस। आपका सुपर बिल्टर आप संभालिए। आपने जो एक्ट में लिखा है कि 226 स्क्वायर मीटर है, 226 स्क्वायर मीटर वॉल टू वॉल में नापूंगा, उसके बाद आप उसके बाद कोर्ट में जाके समझिए। यही हुआ पूर्वांचल सोसाइटी में, 3.76 स्क्वायर मीटर कम निकला 4 फ्लैट में। वी हैव सील्ड द फ्लैट्स एंड वी आर गोइंग टू द कोर्ट। अभी एक महीना से दे आर सील्ड, मोस्ट प्रोबब्ली कमिंग वीक दे विल बी इन द कोर्ट। लेट अस सी व्हाट दे से इन द कोर्ट। देयर 3 ऑफेंसेस अगेंस्ट देम। वन इज उन्होंने स्क्वायर फुट में बेचा, दूसरा उन्होंने इंस्ट्रूमेंट वेरीफाई नहीं किए, और तीसरा उन्होंने शॉर्ट डिलीवरी बेची। तो ये 3 ऑफेंसेस एक ही बिल्डर, डेवलपर, आर्किटेक्ट के खिलाफ है, एंड आर्किटेक्ट इज इक्वली इन्वॉल्व। सिमिलरली द बीएमसी इज इन्वॉल्व, सो वी हैव सेंट नोटिस टू बीएमसी। हमारे किसी भी केस में कम से कम चार लोग हैं, एक तो बिल्डर, बीएमसी, रजिस्ट्रार, सर्वेयर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। these are the minimum set of people we are sending this to them। ठीक है, let us see how successful we will be। आपका सपोर्ट होगा और आप लोग कंप्लेंट करेंगे, और हमारे पास ज़्यादा कंप्लेंट होगी तो वी विल बी सर्टनली, I mean we are looking at घाटकोपर, a very big building, and if suppose things go proper, तो हमारा तो यही आइडिया है कि let it be a example for everybody to come, and we are here to work and we are here to support। aware of the crime but not himself affected, can he also make a complaint? No, but it will be better if the person who is himself affected comes। मतलब ये आप जो घर खरीद रहा है तो दूसरे वाले को कैसे समझ में आए? नहीं, होता ऐसे है कि एक कम्युनिटी है जिसे एक्टिविस्ट कम्युनिटी कहते हैं, और उनमें से एक शामिल मैं भी हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं होम ओनर्स, वो कहते हैं क्यों राड़ा करना है, क्यों मच करना है, क्यों, वो दे आर अग्रीड बट दे डोंट हैव द करेज। नाउ FIR, इन द प्रिंसिपल ऑफ FIR, अगर मैं देखता हूँ कि खून हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि जिसका खून हो रहा है वो मेरा भाई है, लेकिन मैं आके आपको कंप्लेंट दूंगा। उसी तरह से हम इसी मामले में अगर कंप्लेंट दे सकते हैं, तो आपने अगर एक्टिविस्ट का हाथ छोड़ दिया तो बहुत सारे कंप्लेंट्स आएंगे आपके पास। देखिए, जहाँ तक मेरा इसमें रोल है, हम लोग जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में जो केसेस दाखिल करते हैं वो हम गवर्नमेंट की तरफ से ही दाखिल करते हैं। इसमें कोई FIR तरीके का नॉमेनक्लेचर नहीं है। जो भी कंप्लेंट होगा हमारा ऑफिसर खुद दाखिल करता है, हमारा ऑफिसर खुद नोटिस देता है। कंप्लेंट एक्टिविस्ट दे सकता है, कंप्लेंट कोई भी दे सकता है, इन्फॉर्मेंट कैन बी एनीबॉडी, कंप्लेंट कोई भी दे सकता है। कंप्लेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली हमको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ हमको सपोर्ट की ये ज़रूरत है कि जहाँ भी पंचनामा होगा कम से कम वहाँ पर 2 आदमी खड़े होकर हाँ हमारे सामने नापा गया, हम तो अपने पंच लेके आएंगे। लेकिन यहाँ बिल्डर्स जो हैं ये लोगों को टेरराइज करते हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों को संभालनी पड़ेगी, एंड वी आर देयर। तो देयर इज वेट्स एंड मेजर में तो ऐसा है साहब, लेट मी टेल यू मोर। वेट्स एंड मेजर का जैसे आप लोगों ने पूछा कि हमको पता नहीं है, तो कंज्यूमर्स को भी नहीं पता है, तो कंज्यूमर हमारे पास आते ही नहीं। हम लोग केसेस कैसे करते हैं? केसेस ऐसे करते हैं कि हमारे यहाँ लोग जाके रेड करते हैं। अब जैसे हम बिल्डर के यहाँ भेज रहे हैं कि आप जाइए वहाँ, उनका जो फुट रूल है जो भी है उसको पकड़िए और पूछिए किससे वेरीफाई किया है। तो ये तो एक तरीका हो गया, हम खुद जाके कर रहे हैं, लेकिन कोई हमको इन्फॉर्मेशन देता है, नथिंग लाइक इट। एंड वी वांट मोर एंड मोर कंज्यूमर्स कमिंग फॉरवर्ड, एंड इफ द कंज्यूमर इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड, वी डोंट सी एनी रीजन व्हाई वी विल नॉट रजिस्टर अ कंप्लेंट। सर, देयर इज अनदर क्वेश्चन इफ आई मे आस्क। यस, सी वन इज, एक ये है कि फ्लैट ओनर को सिर्फ फ्लैट का एरिया बेचा जाता है, और ये कह के बेचा जाता है कि आपको सिर्फ फ्लैट के एरिया पे हक है। अगर बिल्डर चाहे तो इस प्लान को अमेंड करवा सकता है, टेरेस बना सकता है, जो भी बना सकता है। इस तरह से वो उनकी जो अग्रीमेंट है उसमें इस तरह से वो डिस्क्लेमर लिखवा लेते हैं, और बाद में जो क्लब हाउस होता है वो क्लब हाउस को डिमोलिश करके फ्लैट बन जाता है। कॉमन एमिनिटीज इन शॉर्ट बिल्डर अपने मनमर्जी से देता है या नहीं देता है, या उसको डाइल्यूट करता है। और ये देखा गया है कि प्राइवेट लेआउट जहाँ पे होता है 4 बिल्डिंग। सो माय क्वेश्चन इज दिस, द weights and measures, can we apply it also to common amenities which are promised by a brochure, a website, several pictorial representations, but later on get diluted after 2 or 3 years? Can we also take this case up in the definition is very very simple. Everything that is delivered short, जो भी promised है, that is agreed and it is delivered short, is covered under the act. Is a brochure, Yeah. Can a brochure we be normally taken as a promise? The brochure is upheld by the Supreme Court, that it is binding. Supreme Court का जयंतीलाल इन्वेस्टमेंट का जजमेंट है। So I think if that is binding, we normally अभी तक जो हमने केसेस किए हैं वो हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के ऊपर किए हैं।
जी। लेकिन ब्रोशर के ऊपर भी जैसे ये बता रहे हैं इट इज बाइंडिंग, सो वी कैन सर्टेनली टेक इट, सो वी कैन सर्टेनली टेक, नो वी वर इंट्रोड्यूस्ड। He has lot of questions to you मेरे पास because he has countered your argument in times. अरे नहीं, वो तो खैर वो तो प्रोफेशनली करने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट में इस तरह के सब लिखवा के ले लेते हैं कि आपका आप टेरेस पे कब्जा करोगे, वी विल नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन वगैरह वगैरह। कैन दिस काइंड ऑफ इलीगल क्लॉजेस बी स्ट्रक डाउन? I think he is not covered with the legal or illegal clause. He is only concerned with the measurement. Let us Sir, my humble submission is, now I book a flat from the builder. Carpet area of my flat will be mentioned in the agreement. But as per model agreement form 5 clause number 2 of the model agreement, when I am paying money to the builder, I am not paying money for the four corners of the flat, but I am paying certain amount for the undivided right, title and interest in the common areas and amenities. There is a categorical mention in a mandatory clause of the model agreement that total FSI has to be decided, told to me in advance. However, what the builders do, when they sell to me a flat, after some point of time, there is the concept of fungible FSI, fungible TDR and benefits of FSI which occur with the passage of time. So they curtail my common areas and there they do constructions. Now nowhere they mention that my RG area we know is 20%, 25% depending on the size of the plot. They misuse those things in different manners. For example, it is an open secret anywhere in Bombay that 99% of the RG area is used for parking vehicles. I can take you to 10 buildings, including my own building, where the water tank is there. On that, car parking is being allowed, which is not legally allowed. Apart from this, swimming pool, health club areas, which are common areas, how will the measurement of that be done? If we can take help of this thing, because we have our associations are there, we would like to come with Ramesh Prabhu, and we want only justice. We don't want 1% favor to the consumer, but that operation of the consumer with Krish, all of us would like to come and meet you on this point. No, sure, you're welcome. The only thing that I want to make clear is that so far we have been acting on a very simplistic complaint. Yeah. The simplistic complaints were this, that my agreement is 226 and हमको मिला है करीब 200 स्क्वायर मीटर. सो ये क्लियर कट केसेस थे जो हमने अभी हैंडल किए. व्हाट एडवोकेट संपत इज सेइंग कि देयर आर अदर थिंग्स which are also mentioned that you will be allowed access to and you will not be allowed access to. So we can evaluate them, because you see, let me bring you back to my definitions in this particular sections, which is, let me see, which is by weight, measure, or number. अभी तक तो बाय वेट, मेजर और नंबर की बात हुई है, एंड डिलीवर्स और कॉजेज टू बी डिलीवर्ड है, परचेजर एनी क्वांटिटी और नंबर ऑफ दैट आर्टिकल और थिंग लेस देन द क्वांटिटी और नंबर कॉन्ट्रैक्टेड टू और पेड फॉर. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ समहाउ यू कैन प्रूव दैट यू हैव पेड फॉर excess, you have paid for certain amenities, if you can bring it on paper. Yeah, I can bring it. I can best share with you one example. Regulation 36 table 15 of the Development Control Rules stipulate that 10% of the car parking in the city of Mumbai and 25% of the car parking in the suburban area have compulsory to be kept for visitors parking. And with the little experience which I am having, not even 1% of the builders are complying with it. What I can say is, since you are an advocate and if you have a particular case which you have in mind, let us evaluate it. Let us look into it. We will not take more than 10 to 15 days to close the case. No issues. I mean, I'll welcome such thing. No problem. So that's what I was. One more thing I can tell you. He welcomes each one of you to his office. That is what I have seen. Give the time he is available. Of course, he should be available in the office. He will entertain you. That is how I could meet 4-5 times to him, and I could also take the interview. Meeting is not an issue. I think this is a public cause. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ है बिल्डर्स का, जो अगर हमारा एक्ट उनके ऊपर किसी तरह से लागू हो सकता था तो मैंने लागू करने की कोशिश की है. जहाँ तक इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हैं हमने इमीडिएटली शुरू किया है. जो इस तरह की कंप्लेंट्स हैं सोसाइटी की तरह की, वी विल सर्टेनली एवेलुएट. और आपके सपोर्ट से दिस कैन हैपन. और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी कोर्ट हमारे अगेंस्ट
जजमेंट देगा नहीं, क्योंकि देना बहुत मुश्किल काम है इसमें। कितना भी लोगों ने जो पेपर में भी मेरे बारे में कहा भी, संपत साहब ने भी शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था, नाउ आई एम रिमाइंडेड, लेकिन सब म्यूटेड वॉइसेस है। आज गवर्नमेंट भी, आप सोचिए साहब, गवर्नमेंट के बहुत से क्लोज लोग, बहुत बड़े बिल्डर्स हैं इस यहाँ पर, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन्हीं लोगों को होने वाला है, क्योंकि ये एक्ट जो इस तरीके का जो हम लोगों ने डेफिनेशन किया है, ये डेफिनेशन उनके ऊपर आने वाली है, क्योंकि कैसे करें। और इस डेफिनेशन को जब ड्राफ्ट हो रहा था तभी कुछ बिल्डर्स ने कोर्स करेक्शन करना शुरू किया और उन्होंने अब नीचे लिखना शुरू किया है कि भाई जो अगर कहीं गलती से हमारा एरिया कम निकला तो हम आपको मुआवजा देने के लिए तैयार है। ये माही में दादर की एक सोसाइटी में एक बिल्डर ने ऑलरेडी कर दिया। तो आई से दिस इज अ ग्रेट थिंग। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, जो कंज्यूमर को मिलता है तो व्हाई नॉट, लेट इट बी लाइक दैट। एंड आप बिल्कुल हमारे पास आएँ और एट एनी टाइम, एंड दिस इज़ आवर ईमेल, आप चाहे लिखना चाहें तो लिख लें। दिस इज़ माई नंबर विच आई पिक अप, यू कैन ऑलवेज कम एंड मेक दिस